हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू गाइड लर्न। आई एम योर मेंटर सीए प्राजक्ता जोशी। आई एम योर मेंटर फॉर बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। पहले लेक्चर में हम सब ने स्टोरी में बिजनेस लॉज का एक सिलेबस ओवरव्यू देखा था, बट लेट्स नाउ स्टार्ट विद एक्चुअल सब्जेक्ट ओवरव्यू एंड वेटेज एनालिसिस। वो सब्जेक्ट ओवरव्यू में हम देखेंगे कि इंडेक्स वाइज चैप्टर वाइज क्या क्या सिलेबस में कवर्ड है, और एबीसी एनालिसिस मतलब चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को अपने क्वेश्चन पेपर में कौन सा कितना मार्क्स का वेटेज दिया है। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय दिस। ओके, तो हमारा गाइडलाइन का मिशन है कि हम 100% सक्सेस रेशो अचीव करेंगे सीए फाउंडेशन में, सही है ना। अगर वो अचीव करना है तो वी नीड टू concentrate on these things. We need to know कि बिजनेस लॉ और बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग का पेपर एक्चुअल सीए फाउंडेशन में कैसे आएगा, क्या एग्जैक्टली exactly कवर होगा सिलेबस में, और पेपर पैटर्न क्या होगा। ओके, सो लेट्स नाउ बिगिन। आर यू ऑल एक्साइटेड? आर यू रेडी? यस। यस, तो अपना पेपर 2 है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग, जिसके की दो सेक्शंस है। सेक्शन है सेक्शन ए में बिजनेस लॉज कवर्ड है, जिसके मार्क्स होंगे 60। देन सेक्शन बी में बीसीआर यानी बिजनेस कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग होगा, जिसके की मार्क्स है 40। देन वी विल ऑल्सो कवर आर पेपर पैटर्न, जैसे पेपर में क्वेश्चंस कौन से आएंगे, कैसे फॉर्मेट में आएंगे, और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स क्या होगा, कंपलसरी क्वेश्चंस कौन से हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस कौन से हैं। तो ये ऐसे ओवरव्यू और एबीसी एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद सेक्शन ए बिजनेस लॉज। इसके सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, सो हमको स्क्रीन पे ये सारे एक्ट्स के नाम दिख रहे हैं। किसके नाम दिख रहे हैं? एक्ट्स के। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, और क्वेश्चंस का फॉर्मेट जनरली अपने पेपर में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस और केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ओके, देन बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग में क्या क्या सिलेबस में आपके कवर्ड है, तो डिटेल में आपको मैं सिलेबस इंफॉर्मेशन दूंगी, बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिजनेस कम्युनिकेशन में बेसिक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन से लेके ओरल कम्युनिकेशन, उसके बाद रिटर्न कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स, और ऑफिस कम्युनिकेशन के टाइप्स, ये पूरा सीखने सिखाने का या फिर ये पूरा नॉलेज देने का इनका आईसीआई का बेसिकली पर्सपेक्टिव है। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के वेज क्या है। फॉर्मल इंग्लिश कम्युनिकेशन में हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशंस कैसे करते हैं, एक्टिव पैसिव सेंटेंस, ग्रामर, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत टच किए जाएंगे। इनडायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं, फिर जब हम फॉर्मली कोई पैसेज राइटिंग होता है, आर्टिकल राइटिंग होता है, नोट्स राइटिंग होता है, ये सब करने के टाइम पे हम कैसे लैंग्वेज यूज करेंगे, ये सब चीजें हमें कम्युनिकेशन में सीखनी है। तो हम इसको ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये फर्स्ट पार्ट है, जिसमें आपको सेंटेंस फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब सिखाया जाएगा। सेकंड है राइटिंग के वेरियस टाइप्स, जैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हो गए, ये स्कूल में पढ़ा होगा आपने, सुना होगा कॉम्प्रिहेंशन, राइट। नोट मेकिंग, जैसे हम फॉर्मल इनफॉर्मल नोट्स बनाते हैं, आपको याद है, वाइल इवन वाइल स्टडिंग आप लोग नोट मेकिंग करते हैं, ये उस टाइप का नोट मेकिंग नहीं है, थोड़ा फॉर्मलाइज्ड वर्जन है। देन बेसिक्स ऑफ राइटिंग, कि आप प्रिसाइज कैसे लिखोगे, आर्टिकल जब लिखोगे तो आर्टिकल में आपका लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, रिपोर्ट जब लिखोगे आप लोग तो रिपोर्ट में कौन से टाइप का लैंग्वेज यूज होगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे आप बिजनेस में हो, आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो और आप लोग फॉर्मल लेटर्स लिख रहे हो, तो आप इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते, थोड़ी फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए। तो फॉर्मल लेटर राइटिंग कैसे होगी आजकल के ज़माने में, जैसे हम लोग तो वी आर बॉर्न ओनली इन द एरा ऑफ कम्युनिकेशन, वी आर बॉर्न ओनली इन द एरिया ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सही है। तो उसमें मेल्स के अलावा हम कुछ लिखते भी नहीं है, मेल्स एंड मैसेजेस इज लाइफ, राइट। तो मेल्स कैसे लिखेंगे, राइटिंग में ये सब होगा।
जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को जॉब के लिए अप्रोच करोगे तो आपका रिज्यूम लिखोगे आप लोग। रेज्यूमे का मतलब है आपका पूरा आज तक आपने क्या पढ़ाई किया है, जॉब में आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपकी खुद की पर्सनल डिटेल्स होंगी, आपने जो भी प्रोफेशनली अचीव किया है उसका सब डिस्क्रिप्शन होगा, ये रेज्यूमे राइटिंग है। तो ये सब कैसे लिखना है। मीटिंग्स, जो फॉर्मली कंपनी मीटिंग्स कंडक्ट होती है तो उसके मिनट्स लिखे जाएंगे, या फिर इवन इन द ऑफिस आप कोई बिजनेस मीटिंग कंडक्ट करते हो और उसके पॉइंटर्स हम लिखते हैं, तो मीटिंग्स के मिनट्स होते हैं वो कैसे लिखते हैं। या फिर किसी भी टाइप का ऑफिशियल कम्युनिकेशन, मेमो राइटिंग हो गया या फिर मेल्स राइटिंग, ये सब टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन आपको इसमें सिखाया जाएगा। ओके, देन ये पूरा दोनों सेक्शंस मिला के, यानी सेक्शन ए बिजनेस लॉज एंड सेक्शन बी योर कम्युनिकेशन वाला पार्ट, ये दोनों मिला के अपना पेपर है पूरा 100 मार्क्स का। यस, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज आई वांट टू टेल यू कि ये पूरा पेपर आपको मिक्स वर्जन में नहीं आएगा, जैसे एक क्वेश्चन लॉ का आया दूसरा कम्युनिकेशन का, ऐसा आपका पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है। आईसीआई जब आपको पेपर राइटिंग देगा तो पेपर के लिखने के टाइम पे आपको सेक्शन ए में मिलेंगे बिजनेस लॉज के पूरे क्वेश्चंस, सेक्शन बी में सेपरेटली सेपरेट आंसर शीट पे आपको होगा लिखना बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर। सही है, तो ये दोनों मिला के आपके मार्क्स होते हैं 100। ओके, दिस इज योर कंटेंट ऑफ द सिलेबस एंड पेपर का पूरा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है इस स्लाइड में। सही है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके सिलेबस में कौन कौन से एक्ट्स आप पढ़ेंगे और हर एक एक्ट का पेपर में क्या वेटेज होगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर आपके इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल आपको प्रोवाइड होता है, मॉड्यूल जो मिल कहते हैं हम उसे, वो जो प्रोवाइड होता है उसमें बिजनेस लॉस का सिलेबस इंडेक्स अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे Indian Contracts Act 1872, Sale of Goods Act, Indian Partnership Act, LLP Act 2008 एंड Companies Act 2013। तो हर एक चैप्टर में आपको फिर से सब चैप्टर्स मिलेंगे टू डिस्क्राइब दैट एंटायर एक्ट। ओके, और हम लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे कि हर एक चैप्टर और यूनिट को वेटेज कैसे दिया गया। ओके, ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस का। ठीक है ना, इसी वजह से इसको आप अगर देखेंगे वेटेज परसेंटेज मैंने कितना लिखा है 25 to 35%। तो 25 to 35% ऑफ द टोटल पेपर विल बी कवर्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट। सही है, ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको यूनिट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज, कॉन्टिजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सही है, ये सब इसके सब यूनिट्स है आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो इस हर एक यूनिट को वेटेज दिया जाता है। जैसे हम अगर एवरेज आज तक की एग्जामिनेशन का हर एक क्वेश्चन पेपर देख ले तो हर एक यूनिट को कितना वेटेज दिया है ये यहाँ पे दिखता है। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो सेकंड यूनिट है कंसिडरेशन टू फिफ्थ यूनिट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। यूनिट 2 टू यूनिट 5 इसको मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। यस, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, द सेकेंड एक्ट इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932। इसको भी आप देखें तो 20 to 25% वेटेज लिखा है मैंने यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के हिसाब से। इसको भी 20 to 25% वेटेज है। और अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपको कौन से सब यूनिट्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कंडीशंस एंड वारंटीज, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड अनपेड सेलर। तो यहाँ पे भी आपका यूनिट 2 यूनिट 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। जो सब यूनिट की बात कर रही हूँ मैं, कंडीशंस, वारंटीज एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये दोनों आपके क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम मार्क्स आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट है, जो उसके बाद वाले परसेंटेज लेता है वो ये तो दो यूनिट्स है। ओके, ठीक है, लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्ट। ये कौन सा है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीन सब यूनिट आपको दिखाई दे रहे हैं।
जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स, रजिस्ट्रेशन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, इसमें भी सेकेंड यूनिट जो है सबसे इम्पोर्टेंट बताया गया है। और ओवरऑल पार्टनरशिप एक्ट को 20 to 25% मार्क्स, 20 to 25% वेटेज हम दे सकते हैं। इसके बाद द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो 2008 में हुआ था, दिस इज अ वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन वी कैन से ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, विच हैज बेनिफिट्स ऑफ बोथ कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के बेनिफिट्स जिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, दैट इज ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और ये नया एक्ट आया है कंपैरेटिवली। अगर आप देखो ऊपर के तीनों एक्ट्स बहुत पुराने हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1932, 1932, तो उसके कंपैरिजन में आप अगर देखोगे तो एलएलपी एक्ट 2008 इज क्वाइट न्यूअर। ठीक है, और इस चैप्टर को आपके सिलेबस में 5 to 10 मार्क्स का वेटेज है। ओके, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कंपनीज एक्ट 2013, मैंने यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बोला है और मैंने वेटेज में सिर्फ 15 to 20 लिखा है, ऐसा क्यों है? तो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए बोला है कि नॉलेज वाइज जो कंपनी एक्ट 2013 है वो आपको सीए के तीनों लेवल्स में, यानी कि फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, तीनों लेवल्स में आपको ये पढ़ना है। अभी फाउंडेशन में ये आपको बहुत ही बेसिक तरीके में प्रेजेंट किया गया है, जहाँ पे आपको बेसिक्स ऑफ कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी एक्ट, ये सब पढ़ने को मिलेगा। बट जैसे आप लेवल अप हो जाओगे इंटरमीडिएट और फाइनल में, तो कंपनीज एक्ट विल फॉर्म द मैक्सिमम, और आई वुड से द मैक्सिमम पार्ट ऑफ लॉज आपका जो सब्जेक्ट रहेगा। तो तीनों लेवल्स में सीए के आपको कंपनीज एक्ट पढ़ना है। तो अगर आपको कोई बड़ा बिल्डिंग खड़ा करना है तो फाउंडेशन सही से होना चाहिए, ठीक है ना? तो कंपनीज एक्ट पढ़ना, नॉलेज वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज समझना सीए फाउंडेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी जाके आप इंटरमीडिएट और आपके फाइनल का जो भी सिलेबस है वो कॉन्फिडेंटली पढ़ पाओगे, और वहाँ पे आप कंसंट्रेट करके, यहाँ पे आप फाउंडेशन में कंसंट्रेट करोगे तभी वो समझ आएगा, राइट? तो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने नॉलेज वाइज कहा है कंपनीज एक्ट को। वेटेज वाइज तो खैर आपका फाउंडेशन के लिए 25 to 35% कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली आपका कंपनीज एक्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, लेट्स नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे मैंने आपको दिया है बिजनेस कम्युनिकेशन का इंडेक्स। इसे कहेंगे हम सिलेबस ओवरव्यू। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में इंडेक्स के साथ साथ मैंने वेटेज, राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे वेटेज एनालिसिस भी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग जो आपका सब आई वुड से सेक्शन है, उसमें उन्होंने कवर किया है कम्युनिकेशन इन 3 पार्ट्स: बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिक्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन या वोकैबुलरी, और उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल में जाके कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस, नोट मेकिंग, बेसिक्स ऑफ राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, आर्टिकल्स राइटिंग, रिपोर्ट्स राइटिंग, और फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन में जैसे यहाँ पे आप स्लाइड में देख रहे हो, फॉर्मल लेटर राइटिंग, मेल्स, रेज्यूमे राइटिंग, मीटिंग्स, राइट? ये सब है। तो पूरा बीसीआर का आपका वेटेज है 40 मार्क्स का, मार्क्स है 40। तो उसमें वेटेज हर एक चैप्टर का मैंने यहाँ पे दिया है आपको। तो कम्युनिकेशन बेसिक, जो कम्युनिकेशन के बारे में बताया, फर्स्ट यूनिट इट हैज 10 to 15% वेटेज। देन सेंटेंस फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव एंड वोकैबुलरी, जो कि दैट इज लाइक अ फाउंडेशन टू एनी इंग्लिश राइटिंग और कम्युनिकेशन। अगर आपका ग्रामर सही नहीं है तो आप कुछ भी बोलो वो गलत लगता है, आपने भी सुना होगा ना। तो कम्युनिकेशन का बेसिक जो है उस पे यहाँ पे 20 to 30%, सेंटेंस फॉर्मेशन, वोकैबुलरी पे आपको फोकस किया है 20 to 30% में। उसके बाद राइटिंग स्किल्स जो है, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, नोट मेकिंग, बेसिक्स ऑफ राइटिंग, ये वो इन इसमें कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज और नोट मेकिंग को 20 to 30% वेटेज है। और पूरा जो राइटिंग एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल राइटिंग है, उसको पूरे को मिला के 35 to 40% है। सही है? ओके, ये आपका हो गया बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग का इंडेक्स, जहाँ पे मैंने वेटेज भी आपको दिया है। लेट्स मूव ऑन टू, यस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी सब्जेक्ट आप जब पढ़ते हो तो आप सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं पढ़ते, आप एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, सही है ना? सीए फाउंडेशन में अगर आपको ये पेपर पैटर्न का अंडरस्टैंडिंग पहले से हो जाए, तो आप जब अपियर होंगे, जब आप पूरा आपके एग्जाम का प्रिपरेशन करके पेपर में अपियर होंगे, तो आपका
कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। अपना मिशन 100% सक्सेस रेशो का है गाइड लर्न में, तो मुझे लगता है कि पेपर पैटर्न के बारे में जानना सबसे इम्पोर्टेंट है आफ्टर सिलेबस। सही है। लेट्स सी पैटर्न सेक्शन ए बिजनेस लॉज। तो यहाँ पे आपके टोटल मार्क्स जो लॉ के हैं वो 60 मार्क का पेपर है, मैंने आपको बताया, जिसमें 6 क्वेश्चंस ऑफ 12 मार्क्स ईच। ओके, तो आप बोलोगे ये तो 72 हुआ। नहीं, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि क्वेश्चन 1 जो है आपके बिजनेस लॉज का वो कंपलसरी है, इसको 12 मार्क्स है। ठीक है। और जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस होंगे, मतलब टोटल 6 क्वेश्चंस है, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, तो बचे कितने? 5 क्वेश्चंस। 5 में से आपको 4 लिखने हैं, 4 लिखने हैं, और 4 को हर एक को 12 मार्क्स का 12 मार्क्स होंगे, तो ये हुआ 48 मार्क्स। यहाँ पे मैंने मैथ भी आपके लिए करके दिया है। क्वेश्चन 1 जो कि 12 मार्क्स का होगा, तो आपके 12 मार्क्स हो गए, और बाकी के बचे 4 क्वेश्चंस को है 12 मार्क्स, तो 48 मार्क्स। तो टोटल मिला के कितना हुआ? टोटल 60 मार्क्स। ठीक है। अब क्वेश्चन टाइप्स क्या होंगे? ये सवाल तो ऑब्वियसली होगा कि एमसीक्यू होगा, थ्योरेटिकल होगा, पूरा राइटिंग होगा, क्या होगा? तो नहीं, एमसीक्यू बिल्कुल भी नहीं है ये पूरा क्वेश्चन टाइप जो है वो थ्योरी बेस्ड है आपका बिजनेस लॉ। ये कंप्लीटली यू हैव टू राइट लाइक अ क्वेश्चन आंसर, जैसे हम पूरा लिखते हैं वैसा होगा। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो कि डायरेक्टली पूछे जाएंगे, जैसे हो सकता है व्हाट इज कॉस्ट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ये हुआ। आपको 4 मार्क्स के लिए आपको बेसिक्स लिखने हैं इस चीज के। और कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको पूरा एक सिनारियो क्रिएट करके दिया जाएगा कि ए और बी पार्टनर्स थे, और फिर पार्टनरशिप एंटर हुआ, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ये डिसाइड हुआ। अपने अकाउंट्स में ये देखा होगा, राइट? तो वैसे केस लॉज बना के उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे टू टेस्ट योर बेसिक नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऑफ हर एक एक्ट का आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, वो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस पूछ के लेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये पूरा लॉ का पेपर अगर आपको कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करना है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको जैसे थ्योरी पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, वैसे ही केस लॉज पे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो किसी भी केस लॉ में वो कॉन्सेप्ट डाल के आपको अगर प्रेजेंट किया जाए तो आप वो आंसर अच्छे से लिख पाओगे। सही है ना? तो आपको दोनों का ध्यान रखना है, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे, केस लॉज बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। नाउ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग का पेपर पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे आपका वेटेज है टोटल 40 मार्क्स का। बीसीआर का पेपर आपको 40 मार्क्स के लिए लिखना है, जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का दिया जाएगा। ओके। उसमें भी आपको ऑप्शन है। क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, जो बाकी के 4 है, बाकी 4 बचे हर एक 10 मार्क्स का, उसमें से आपको लिखने हैं 3। तो यहाँ पे मैथ देखिए आप, क्वेश्चन 1 10 मार्क्स कंपलसरी, तो 10 मार्क्स हो गए यहाँ पे। और क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच, तो 30 मार्क्स हो गए। इन ऑल यू हैव 40 मार्क्स ऑफ पेपर, राइट? यहाँ पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या तो कम्युनिकेशन के बारे में, या फिर आपको केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर फॉर्मेट ऑफ एनी फॉर्मल लेटर, फॉर्मेट ऑफ मेमो, और जैसे हम कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग, जैसे ये सब आपको केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन या एक एक पिन पॉइंटेड लेटर ड्राफ्टिंग, प्रिसाइज राइटिंग, एक एक आपको दिया जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सेक्शन ए बिजनेस लॉज में भी और यहाँ पे भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है, आपका माइंड प्रिपेयर होना चाहिए डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस आंसर करने के लिए भी, और केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए भी। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है बिजनेस लॉज के बारे में। जब हम बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आज तक 11th में, 12th में, या फिर स्कूल में आपने कभी भी किसी भी तरीके का लॉ नहीं पढ़ा है। ओके, स्कूल में हमने सिविक्स पढ़ा है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑल दोज थिंग्स, मतलब पार्लियामेंट हाउसेस, ये वो लॉ नहीं है, वो किसी भी तरीके का लॉ आपको नहीं पढ़ाया गया। अब जब आप फाउंडेशन लेवल पे एंटर करोगे प्रोफेशनल एग्जाम में, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको लॉज मालूम होने चाहिए। क्योंकि जब आप ऑडिटर बनोगे, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे और एक ऑडिटर का जॉब करोगे, या फिर प्रैक्टिस करोगे, या फिर किसी भी तरह से एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू विल स्टार्ट वर्किंग, तब आपसे एक्सपेक्ट क्या होगा कि आपको सभी लॉज जो है इंडिया में वो मालूम होने चाहिए, उसकी एप्लीकेबिलिटी मालूम होनी चाहिए, और इन सभी का इम्प्लीमेंटेशन, मतलब वो एक्चुअल लॉ चलाते कैसे है
वो भी मालूम होना चाहिए। तभी आप पहचानोगे कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, सही है ना। तो ये अगर एक्सपेक्ट है आपसे, तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि आपको लॉ तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। बट ये एक्सपेक्टेशन एंड ऑल इज फाइन, बट जब आप किसी भी सब्जेक्ट का नाम सबसे पहले सुनते हो तो एक डर सा लगता है, अरे ये तो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा। सही है ना, आपको भी सीए फाउंडेशन के सिलेबस पोर्शन में पेपर्स में आपने ऐसे पढ़ा होगा, हाँ अकाउंटिंग सही है, मैंने पहले किया 11th 12th में, कॉमर्स में एडमिशन लिया है, मुझे पता है अकाउंटिंग क्या है। देन यू कम टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भी आपने 12th में आप कर रहे हो, 12th में इकोनॉमिक्स, तो आपको एक रहता है कि हाँ मुझे पता है इस सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, मुझे पता है इसका ओवरव्यू क्या है। फिर आप देखते हो मैथ्स एंड बिजनेस लॉ, तो मैथ्स तो आपको पता ही है कि आपको करना है, एज इन इट इज लाइक, तो जिनका 11th 12th मैथ्स है वो तो दे विल बी वेल वर्स विद मैथ्स ऑल्सो, वो भी नहीं है। तो सबसे एंड में जाके आप जब बिजनेस लॉज पढ़ते हो, भाई ये क्या चीज है। अब लॉज मतलब कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट लेक्चर में भी मैं ये बोल चुकी हूँ कि लॉज को अपना फ्रेंड बनाना चाहिए। अगर आपको अच्छे से सीए का पूरा कोर्स क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो ये कांस्टेंट सब्जेक्ट है आपका तीनों लेवल्स में। तो आपका कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा, जब आप फाउंडेशन में अच्छे से इसको टैकल करोगे, फाउंडेशन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तभी आप इंटर और फाइनल में इतना कॉन्फिडेंटली पेपर लिख पाओगे। तो सबसे पहले माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग दिस वीडियो, सबसे पहले आपके दिमाग से आपके जहन में जो बैठा है कि बिजनेस लॉ मतलब डिफिकल्ट है या फिर ये कोई एलियन सब्जेक्ट है, ये सबसे पहले निकाल दीजिए। इट इज नॉट लाइक दैट। लेट्स मेक लॉ आवर फ्रेंड। ओके, तो देखिए, मैंने ये स्लाइड पे आप क्या देख रहे हैं, देर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, सही है ना। हर चीज हम कभी तो करते हैं तो फर्स्ट टाइम करते हैं। सबसे पहले कभी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, सबसे पहले 11th में एडमिशन लिया कॉमर्स के लिए तो आपने अकाउंटिंग पढ़ा होगा। वैसे ही सोचिए कि फाउंडेशन में सीए में हमने इंटर किया है, तो हमें नया सब्जेक्ट पढ़ना है लॉज, ठीक है। तो देर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। और ये भी कहते हैं कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे कि किसी चीज का इंटरेस्ट बनाकर रखने के लिए और या लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई चीज नए नए सिरे से करते हैं। कुछ हॉबी हो गया, कुछ ट्रैवलिंग हो गया, यहाँ वहाँ कुछ नई चीजें सीखना हो गया, जैसे कि कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीख लिया। वैसा ही अप्रोच आप अगर नया सब्जेक्ट सीखने के टाइम पे रखोगे बिजनेस लॉज का, तो आपको बहुत ज़्यादा इजी होगा आपका सीए फाउंडेशन क्लियर करना। तो प्लीज़ माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ रिमूव दिस फियर ऑफ लॉ एंड द लैंग्वेज ऑफ लॉ। ओके, यस। तो सबसे पहले आपको कोई भी इंट्रोडक्शन इससे पहले लॉ का नहीं मिला है, लॉ आपने पहले कभी फॉर्मल वे में नहीं पढ़ा है, तो क्या आपको डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए, अभी मैंने वही एक्सप्लेन किया। तो आपको क्या होना चाहिए? आपको एक्साइटेड होना चाहिए, सही है ना। कुछ नया सीखते हैं तो हम लोग एक्साइट होना होते हैं, हमको लगता है कि अरे यार इसमें क्या है, हमें पढ़ना है। तो ये शैल वी बी एक्साइटेड, यस वी शुड बी एक्साइटेड। और ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इसको मैं हमेशा बोल रही हूँ कि आपके तीनों लेवल्स में है, सही है ना। तो आपको इसको अपना फ्रेंड बनाकर चलना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये कवर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ सीए है। तो आपको फाउंडेशन से ही इसको अगर आप इजी वे में समझोगे, जैसे हम गाइडलाइन में आपको इजियर वे में पढ़ाने की कोशिश करने वाले हैं, तो ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हो गए फाउंडेशन लेवल पे, तो यू विल रॉक दिस सब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यस। और एक चीज, बिजनेस लॉ या लॉ की पढ़ाई आपकी तीनों लेवल्स में है, इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि लॉ का स्टडी आपका अकाउंट से लिंक्ड है, ऑडिट से लिंक्ड है, और ये सारे सब्जेक्ट इंटरलिंक्ड हैं। जैसे एक का पढ़ोगे तो आपको दूसरा समझ आएगा। ओके, लॉ अगर आप पढ़ोगे, कंपनी एक्ट पढ़ोगे, तब जाके इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल में आपको कंपनी अकाउंटिंग कैसे होती है ये समझ आएगा, सही है ना। तो स्टडी ऑफ लॉ इज इंटरलिंक्ड विथ अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो आपके सारे सब्जेक्ट्स में ये आपको कॉमन थ्रेड की तरह दिखेगा, इसलिए लॉ इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इससे पहले तो हमें लॉ का कोई इंट्रोडक्शन नहीं था, हमने कभी पढ़ा ही नहीं है कि लॉ क्या होता है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम। तो एक्सेप्ट इट एज फर्स्ट टाइम, बी एक्साइटेड, 100% इन्वॉल्व होके पढ़िए। तो उससे ज़्यादा तो कोई और टिप होगा ही नहीं कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल 100 होगा, तो जाके इस चीज़ का, बिजनेस लॉ का डर या फिर जो एक नयापन है, वो बिल्कुल निकल जाएगा, एंड यू विल बी सक्सेसफुल 100%। ओके,
तो आप ये तो बोल रहे हो मैम कि आप सक्सेसफुल होंगे, बट कैसे होंगे, कैसे पढ़ाएंगे हम आपको? तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ फेजेस ऑफ गाइड लर्न क्लास, कैसे हम क्लास का पूरा शेड्यूलिंग करने वाले बिजनेस लॉ के। तो देखिए, टोटल क्लास ड्यूरेशन आपका 150 आवर्स प्लस होगा। मैं यहाँ पे प्लस लिख रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा, या फिर अगर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो री एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने प्लस लिखा है। थोड़ा इधर उधर आवर्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, आप लोगों को भी नए नए डाउट्स होंगे, आप लोगों को भी एक अप्रोच स्टडी का डेवलप करना पड़ेगा, इसलिए मुझे आपको ट्रेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्लास ड्यूरेशन 150 आवर्स प्लस लिखा है यहाँ पे। देन जैसा मैंने कहा, लेट्स मेक लॉ और बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट फ्रेंड कैसे बनाते हैं? जब हम अच्छे से बात करते हैं किसी से, हम अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तब हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो लॉ को अगर बेस्ट फ्रेंड बनाना है तो उसको जानना पड़ेगा ना, हाउ द लॉ वर्क्स, कैसे बेसिकली लॉ का एक फ्रेमवर्क क्या है। सभी लॉ चैप्टर्स में आपको एक कॉमन थ्रेड क्या दिखाई देगा, कॉन्सेप्ट कौन से कॉमन होंगे, मैं आपको इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द लॉज पढ़ाऊंगी। और ये सारा जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो मैं आपको ऐसे टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ाने वाली। मैं वो सिंपल एग्जांपल्स दे के आपको पढ़ाने वाली हूँ जहाँ पे आप रिलेट कर पाओगे, एंड सिंप्लीफाइड वे ऑफ टीचिंग होगा जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिनटों में आ जाएगी, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल्स के साथ पढ़ाऊंगी। ठीक है। अब चैप्टर वाइज थ्योरी आपका जो है वो हो जाएगा इसमें कवर। अब मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसा क्यों लिखा है? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अकाउंट्स की तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। और इसका जो इम्पोर्टेंट, अगर आपने देखा बिजनेस लॉज में केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो केस लॉ बेस्ड यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब मैं आपके केस लॉज, डिफरेंट सिनारियोज क्रिएट करके मैं आपको केस लॉज दूंगी और उसके ऊपर क्वेश्चंस दूंगी। तो जो क्वेश्चन पेपर है उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे। सिर्फ थेरी 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 पढ़ाया है और केस लॉ के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हर एक चैप्टर पे मैं आपके केस लॉ एग्जाम्पल्स अच्छे से करके रिवाइज करके लूंगी आपसे। तो चैप्टर वाइज थ्योरी अलोंग विथ केस लॉज सॉल्विंग इन क्लास। उसके अलावा सेल्फ स्टडी के लिए मैं आपको जैसे होमवर्क देते हैं वैसे मैं देने वाली हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप पूछोगे ये क्या आप स्कूल स्टूडेंट्स की तरह बोल रहे हो? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो रह जाती है सीए के कोचिंग में बताना कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप पूरे साल पढ़ाई करोगे, आप सोचोगे कि ये पूरा मैंने पढ़ लिया है, थ्योरी सब्जेक्ट है, बट आपका डिलीवरेबल यानी आप जब एग्जाम में बैठोगे और आप क्वेश्चन आंसर्स लिखोगे, तब आपका जो डिलीवरेबल है, मतलब जो आपका क्वेश्चन आंसर शीट है, वो आंसर शीट कैसे पूरा होगा अगर आपको राइटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं है? आजकल के ज़माने में हम हमेशा टाइपिंग करते हैं, या तो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या मैसेज में चैट बॉक्स में, हम ईमेल्स में हम हमेशा टाइप करते हैं। तो ये जो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस आजकल बिल्कुल जीरो हो गई है, उस पे कंसंट्रेट करना है मुझे, आपको लिखने के लिए देना है। अगर क्लास के बाद मैं आपको 2 क्वेश्चंस भी आंसर्स लिखने के लिए दे दूं, तो आपका लिखने का जो प्रैक्टिस है, हैंड राइटिंग का जो प्रैक्टिस है, वो आपका कंटिन्यूअस रहेगा। और इससे आपको ये मार्क कर लीजिएगा कि अगर आप हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करते हो, हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करते हो, तो पेपर राइटिंग के टाइम पे आपको स्ट्रेस लेवल कम होगा, क्योंकि आपको पता है कि 10 मिनट में मैं इतने क्वेश्चंस लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। तो आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल ऑब्वियसली बढ़ता है, और वो कब बढ़ेगा? जब आपको राइटिंग प्रैक्टिस होगा। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि सेल्फ स्टडी होमवर्क दे रहे हैं मैम तो हाँ वो मतलब ठीक है, वो ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन सेट दिए जाएंगे, आपको सेल्फ स्टडी के लिए क्वेश्चन राइटिंग के लिए दिए जाएंगे। और ये थेरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज दैट सिर्फ पढ़ना 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 नहीं, आपको लिख के प्रैक्टिस भी करना है। इसलिए आपको टेस्ट योर नॉलेज यानी कि सेल्फ स्टडी सेशंस भी होंगे। इसके अलावा हम क्या कवर करने वाले? गाइड लर्न का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि हम आपको हैंड होल्डिंग देने वाले हैं। हैंड होल्डिंग का क्या मतलब है? हाथ पकड़ के चलना। क्या मतलब है कि हम जब प्रोफेशनल एग्जाम्स में एंट्री करते हैं तो हम लोग हमेशा से ही पेन ड्राइव पे सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं या फिर ऑनलाइन लेक्चर्स देख लेते हैं। पर फैकल्टी के साथ वन टू वन इंटरेक्शन, क्वेश्चन आंसर सेशंस कम होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ डाउट्स होते हैं। कई बार तो ये डाउट्स बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे होते हैं, आपके लैंग्वेज के साथ भी होते हैं। मतलब आपको कुछ लॉ के कॉन्सेप्ट्स आपको लैंग्वेज समझ नहीं आती, इसलिए
नहीं आएंगे, ऐसा आपको लगता है। वो जो एक आपके दिमाग में लॉ का डर बैठेगा, वो इन सब चीजों से बैठेगा। तो मुझे इम्पोर्टेंटली आपसे वो डर भी निकालना है और आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना है। वो कब होगा? जब हम लोग बात करेंगे, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन जब होगा, जब आपका मेंटर आपके साथ है, ये कॉन्फिडेंस आपको लगेगा कि कुछ भी क्वेश्चन हो मैं पूछ सकता हूँ प्राजक्ता मैम से, ये जब होगा तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100 होगा। हमें सक्सेस रेशो 100 अचीव करना हो तो वी हैव टू गो थ्रू इंटरैक्टिव सेशंस, जहाँ पे आप आपके कोई भी डाउट्स हो वो आप हमें पूछ सकते हो। हर एक चैप्टर के लिए हर एक मेंटर, हर एक सब्जेक्ट के लिए हर एक मेंटर आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो इंटरैक्टिव Q&A सेशंस, अपने क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे। इसके अलावा आईसीआई अपनी इंस्टीट्यूट हमारे लिए रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, ये सब रखती है हमारे। अगर आप वेबसाइट पे जाके देखो तो ये सब आपको स्टूडेंट्स में मिल जाएगा, स्टूडेंट वाले सेक्शन में। तो रिवीजन टेस्ट पेपर्स क्या होंगे, मॉक टेस्ट पेपर्स होंगे, ये सबका सॉल्विंग जब एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करोगे, जब हमारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस खत्म होगा, उसके बाद जब आप प्रिपरेशन पेपर राइटिंग की करोगे, तब आपको मॉक मॉक पेपर टेस्ट और ये आरटीपी ये सब होगा। तो ये एमटीपी आरटीपी का भी हम रिवीजन ये सब क्लास में करेंगे। एजुकेटर प्लस स्टूडेंट है इसका भी फॉर्मेट। तो आई बी ऑलवेज विथ यू इन दिस। देन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, ये हम रूटीन टेस्ट सीरीज नहीं लेने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा फन एलिमेंट भी होगा, थोड़े क्विजेस होंगे, और आपका रेगुलर टेस्ट सीरीज टाइप का टेस्ट सीरीज भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोनों है टेस्ट सीरीज में। फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज जो एंड में, जैसे मैंने अभी बोला, पेपर राइटिंग के टाइम पे आप जो एंड में करोगे वो भी इसमें कवर्ड है। तो ये होगा आपके क्लास का ओवरऑल, वी कैन से पैटर्न ऑफ द क्लास, फेजेस ऑफ द गाइडलाइन क्लास। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मैंने दे दिया है सिलेबस ओवरव्यू और क्लास का पैटर्न। ओके, तो ये सब तो हो गया सब्जेक्ट के बारे में। और जैसे हमने बात की है कि बिजनेस लॉ या लॉ ही फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हो, तो आज के लेक्चर में थोड़ा डीप में नहीं जाते हुए हम सिर्फ ऊपर 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 कॉन्सेप्ट समझते हैं कि लॉ क्या है, बेसिकली लॉ क्या है। तो लॉ इज नथिंग बट अ डिफाइन, करेक्ट प्रोसीजर डिफाइन करके देते हैं। जैसे कि आप अगर रोड पे चल रहे हो और कहाँ पे जाके आपको रुकना है, स्पीड कम करना है, ये सब लॉज ट्रैफिक लॉज होते हैं, सही है ना। या फिर अभी पैंडेमिक के सीन में हम लोग देख रहे हैं कि हमें मास्क पहनना है, 40-50 लोगों के ऊपर कहीं पर भी किसी भी फंक्शन में नहीं जाना है। अगर कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी पब्लिक प्लेस हो जहाँ पे बहुत सारे लोग आने की एक्सपेक्टेशन है, जहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, पब्लिक प्लेस है, तो वहाँ पे सैनिटाइजर होना चाहिए, वहाँ का स्टाफ अभी वैक्सीनेटेड होना चाहिए। ये सब रूल्स बनाए, तो ये इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं कि करेक्ट प्रोसीजर या बिहेवियर क्या है, क्या स्टैंडर्ड है, कैसे होना चाहिए, इसको बोलते हैं लॉ। सही है ना। तो ये रूल बनाया है, और ये रूल को जब पूरा सिस्टम रूल को परमिशन दे देता है, जैसे हमारे इंडिया में जब कोई लॉ फॉर्म होता है तो सबसे पहले एक बिल होता है, एक ड्राफ्ट होता है कि ऐसा लॉ होना चाहिए। वो लॉ जाके दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा में पास होगा वो बिल, तब वो जाके एक एक्ट बनेगा। सही है ना। वो भी मैंने अगले स्लाइड में कवर किया है कि इंडिया में एक्ट और लॉ कैसे बनता है। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि लॉ क्या है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो सबने फॉलो करना चाहिए, और अगर वो फॉलो नहीं हुआ तो क्या होगा, आपको पेनल्टी लगेगी। ये तो पता है आपको, रूल ब्रेक हुए तो पेनल्टी लगती है, सही है ना। वो पेनल्टी का भी प्रोविजन हर एक एक्ट में दिया होता है। तो लॉ बेसिकली एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, एक स्टैंडर्ड रूल है। किस चीज के बारे में? एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर या प्रोसीजर बोलते हैं इसको। रूल डिफाइनिंग करेक्ट प्रोसीजर ऑफ बिहेवियर, यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख रहा है, दैट इज अ लॉ। और वो लॉ बनाया इसलिए जाता है क्योंकि किसी भी सोसाइटी में एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर होना चाहिए। जिसको जो चाहिए वैसे बिहेव कर रहा है, जिसको जो चाहिए वो कर रहा है, ऐसा हुआ तो हमारे आसपास केओस होगा। ठीक है ना। तो वो केओस अवॉइड करने के लिए ये रूल, कुछ रूल सेट किया जाता है, जिसको जब फॉर्मलाइज्ड वे में वो रूल प्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं लॉ। ठीक। यस, तो यहाँ पे हाउ इज लॉ मेड इन इंडिया, ये स्लाइड मैंने दिखाया है। प्रपोज बिल होते हैं जो कि लॉ के लिए, कोई भी लॉ बनाने के लिए कुछ प्रपोजल दिया जाता है, जो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा, अप्रूव होगा। मेजोरिटी से अगर वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट इसको हाँ कह देते, सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं हाँ ये लॉ आना चाहिए हमारी कंट्री में, सबने हाँ बोल दिया, तभी जाके उसका लॉ में कन्वर्जन होता है। एक सिंपल सेट ऑफ रूल्स होगा। वो अगर किसी को हर एक पार्लियामेंट मेंबर जो कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं,
वो बोलते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए इंडिया में, ये गलत है। तो दोनों हाउसेस उसको पास नहीं करेंगे और वो पास नहीं होगा, वो एक्ट, वो प्रपोज्ड बिल आपका लॉ में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने बस फेजेस में कैसे हाउस में अप्रूवल होते हैं बिल्स, ये सब कुछ दिया है। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। आप लोग लॉ पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लॉ बेसिकली है क्या। ओके, ओके, लेट्स नाउ मूव ऑन टू अपने सिलेबस का जो फर्स्ट आपका एक्ट है, जो कि है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है ना? तो उसके बारे में एक स्मॉल इंट्रोडक्शन मैं आज आपको देती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है आपके कमर्शियल लॉ या मर्केंटाइल लॉ का। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के अलावा इसमें जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। फिर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट अगर वी कैन से ब्रेक हुआ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के लिए रेमेडीज क्या है, ये सब कुछ है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप स्लाइड में देख रहे हो कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल एंड कमर्शियल लॉ। ये कब पास हुआ था? 1872 में, 1 सितंबर 1872 को पास हुआ था। मतलब ब्रिटिश एरा का एक्ट हम अभी पढ़ रहे हैं, बट द एक्ट इज सो पावरफुल कि हम अभी तक वो पढ़ रहे हैं, हम अभी तक वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आज भी हमारे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट्स इसी एक्ट से गवर्न होते हैं। ठीक है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 में इस एक्ट के एक्सप्लेन किया है। और कौन कौन से टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, हर एक का पिक्यूलर नेचर, वो क्या होगा, सब कुछ वो सर्टेन काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 124 टू 238 में आपको पढ़ने को मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर मैम ने बताया है, ये कैसे क्या होगा? नहीं, इंस्टीट्यूट ने आपका सिलेबस जैसे मैंने पहले स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया है, यू कैन गो रेफर टू द इंडेक्स ऑफ योर सिलेबस, जहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाइड 4 to 5 यूनिट्स में डिवाइड किया है। हर एक यूनिट में आपको पहले तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो पढ़ाएंगे, कंसिडरेशन पढ़ाएंगे, फिर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाएंगे, फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेमेडीज क्या होंगे वो पढ़ाएंगे, और एंड में जाके एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, ये सब हम देखेंगे। तो बेसिकली एक एक्ट जब आपको बिजनेस लॉज में पढ़ाया जाएगा तो वो यूनिट से फॉर्म होगा, स्मॉल स्मॉल पीसेस में आपका सिलेबस ब्रेक किया है इंस्टीट्यूट ने। तो वैसे ही हम भी पढ़ेंगे, एक एक स्टेप में इसका ग्राफ आगे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है? तो दिस वाज योर इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, एंड दिस इज अ स्मॉल कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। आपने अगर स्टोरी ओवरव्यू में, मैंने थोड़ा सा फन वे में आपको बताया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, तो आप वो लेक्चर जाके भी रेफर कर सकते हो, गाइडलाइन का लॉ का फर्स्ट स्टोरी ओवरव्यू लेक्चर, जहाँ पे आपने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। वो बहुत रिलेटेबल सी स्टोरी है, आप देख लीजिए वहाँ पे जाके। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेसिकली दो, एनी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसमें अगर दो एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले क्या है? एग्रीमेंट। मतलब किसी चीज के लिए दो लोगों का या ज्यादा लोगों का एग्रीमेंट होना चाहिए, किसी चीज के लिए दोनों ने हाँ बोलना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको बोलते हैं। तो किसी ने किसी को पूछना चाहिए कि क्या हम दोनों मिलके ये करें, इसको कहते हैं ऑफर प्रपोजल। किसी ए ने बी से पूछा कि हम लोग दोनों मिलके चलो कोई होटल खोल लेते हैं। ओके, तो ए एंड बी ऐसे ही ओरली बोल दिया हाँ दोनों मिलके होटल खोलेंगे, बट उसके लिए रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपको 10 चीजें लगेंगी, फाइनेंसेस लगेंगे, प्लेस लगेगा, वर्कमैन लगेंगे। ये सब चीजें के लिए दो लोगों का एग्रीमेंट होना चाहिए, दो लोगों को ये दोनों चीजों पे हाँ बोलना चाहिए। तो सबसे पहले ए ने बी से पूछा क्या हम करते हैं ये, हाँ इसको क्या बोलेंगे आप? प्रपोजल या ऑफर बोलेंगे। सही है? और बी अगर बोला कि हाँ चलो करते हैं, तो ये इतना सब बोल के नहीं होगा, इसके जो फॉर्मलाइज्ड वे ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड दैट पर्टिकुलर प्रपोजल जो होंगे, वो आपको एक्सेप्टेंस लेवल पे लेके जाने के बाद आपको ये फॉर्मली ड्राफ्ट करके ये एग्रीमेंट आपको पेपर पे ब्लैक एंड व्हाइट पे बनाना पड़ेगा। ओके, अब अगर आपका एग्रीमेंट भी बन गया, ए ने प्रपोज किया था, बी ने एक्सेप्ट किया था प्रपोजल फॉर ओपनिंग अ रेस्टोरेंट, वो अगर एक्सेप्ट भी हो गया, चलो पेपर पे भी आ गया, और ए और बी ने ऐसे ही वो पेपर किसी से टाइप करवा के छोड़ दिया, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास,
वो कुछ रजिस्टर्ड नहीं है, उसके कुछ अगर ए ने और बी ने जो डिसाइड किया है वो अगर उन्होंने नहीं किया तो क्या होगा, ये अगर आपने डिफाइन ही नहीं किया है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में, तो कल जाके क्या हो सकता है, इस पे डिस्प्यूट हो सकता है, सही है ना। तो किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लोगों को एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ, मतलब लॉ के अंडर अगर कुछ गलत हुआ तो कौन सा लीगल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आएगा। मतलब अगर ए ने कहा कि मैं 10 लाख रुपए बी को देने वाला हूँ, हम दोनों 10 लाख डाल के एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, और कल 5 लाख देके ए भाग गया, तो बी क्या करेगा, रेस्टोरेंट खोलने के लिए उसने भी तो 10 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, सही है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन होना चाहिए कि अगर ये सारे टर्म्स जिसपे कि हमने इनिशियली एग्री किया था वो अगर नहीं हुए तो कौन सा लीगल ऑब्लिगेशन दोनों पे, जो प्रपोज कर रहा है उस पे भी और एक्सेप्ट कर रहा है उस पे भी, या दोनों पे भी कौन से लीगल ऑब्लिगेशन होंगे। तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इज, जैसे एग्रीमेंट फर्स्ट पार्ट है तो एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ, लॉ के अंडर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अभी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझा दिया है। ये एक स्लाइड में कवर होने वाली चीज नहीं है, हम डिटेल में जाके पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सारे ही यूनिट्स ऑफ आपके बिजनेस लॉ के सारे चैप्टर्स डिटेल में जाके पढ़ेंगे, जैसे मैंने गाइडलाइन का फेज वाइज एक्सप्लेन किया है वैसे जाके पढ़ने वाले हैं। हर एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए सुनिएगा, और आपके जो भी डाउट्स है, आपका जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, मैंने जैसे आपसे बात की है, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है तो आपके डाउट्स तो ऑब्वियसली होंगे, वो डाउट्स भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। एंड एट गाइडलर्न हम सब मेंटर्स आपके साथ ये पूरी सीए फाउंडेशन जर्नी को 100% सक्सेस रेशो में अगर आपको कन्वर्ट करना है, हम सब आपके साथ हैं। जस्ट बी मोटिवेटेड and just be ready to take this challenge of CA Foundation and just be excited. Yes, yes, तो ये यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट डाला है। क्या कहता है ये कोट, मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड। मोटिवेशन, आपको एक एनर्जी डोज किसी ने मोटिवेशन का दे दिया तो वो आपको स्टार्ट करने के लिए सही रहेगा कि हाँ भाई बिजनेस लॉ का हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है, उसके लिए आपको मोटिवेशन विल गेट यू स्टार्टेड। बट एक चीज है जो आपको हमेशा आपके साथ रहेगी, जो आपको हमेशा काम आएगी, वो मोटिवेशन नहीं है, वो क्या है, वो हैबिट है। जो आप पढ़ाई करोगे वो आपका हैबिट होना चाहिए कि मुझे लॉ ऐसे ही पढ़ना है, मुझे ये लॉ इसी तरीके से पढ़ के मुझे उसमें एक्सपर्टीज लाना है, और ये मुझे बिजनेस लॉ को मेरा फ्रेंड बनाना है। तो स्टडिंग शुड बी योर हैबिट। आप उसको अपना रोज का एक रूटीन में डाल दोगे ना, हैबिट की तरह कि बिजनेस लॉ इतने घंटे में पढ़ूंगा और अच्छे से लेक्चर सुनूंगा, कंसंट्रेशन लेवल मेरा हाईएस्ट होना चाहिए, ये अगर आपका आप हैबिट बना लो तो ये आपको हमेशा ही आपके साथ रहेगा, ये आपको हमेशा ही आगे जाने के लिए एक एक सक्सेस का लैडर पूरा करते जाने में आपको इम्पोर्टेंट आपके साथ रहेगा। तो सिर्फ मोटिवेशन होने से काम नहीं होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको कितना भी मोटिवेट कर लूँ, किस चीज को आपको हमेशा अपने साथ रखना है, लॉ को आपका हैबिट बनाइए, लॉ की स्टडी को। सीए फाउंडेशन में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सीए फाउंडेशन की स्टडिंग का आप हैबिट बना दीजिए, तभी आप जाके सक्सेसफुल होंगे। यस, ओके, सो दिस इज योर मेंटर प्राजक्ता जोशी साइनिंग ऑफ। फिर से मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर्स के साथ। यस, सो बाय बाय, टेक केयर।